नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और ट्रंप की ताजपोशी शुरू हो गई है और ट्रंप का टाइम शुरू हो गया है, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। उन्होंने शपथ ले ली है और उन्होंने क्या कहा है अपने ओपनिंग स्पीच में, यह हम आपको बताते हैं। क्या कहा है उन्होंने? डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने उन्हें अमेरिका के चीफ जस्टिस ने शपथ दिलाई है। उनसे पहले वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने शपथ ली और अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन की हम पद्धति को लाएंगे और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे। अपनी विश्वसनीयता को हम फिर से मजबूत करेंगे। अमेरिकन को उन्होंने सुरक्षा और नौकरियों का भरोसा दिलाया। क्राइम और ड्रग्स पर रोक लगाएंगे, ये कहा ट्रंप ने। उन्होंने कहा हर बुराई पर इसी वक्त से लगाम लगेगी और अमेरिका फर्स्ट हमारा नारा होगा। हमारा देश सब कुछ करने में सक्षम है, यह कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। तो सुनाते हैं आपको क्या कहा अपनी स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने। Today's ceremony, however, has very special meaning because today we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. That all changes starting right here and right now, because this moment is your moment. It belongs to you. What truly matters is not which party controls our government, but whether our government is controlled by the people. A new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. We've made other countries rich, while the wealth, strength, and confidence of our country has dissipated over the horizon. One by one, the factories shuttered and left our shores, with not even a thought about the millions and millions of American workers that were left behind. The wealth of our middle class has been ripped from their homes and then redistributed all across the world. But that is the past, and now we are looking only to the future. तो डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है, 45वें राष्ट्रपति बन गए हैं। इस वक्त नरेंद्र तनेजा, एनर्जी एक्सपर्ट और बीजेपी लीडर, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। मिस्टर तनेजा, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले लिया और जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, क्या संकेत दिखते हैं सर आपको इन बातों में? देखिए, पहली बात तो ये, जितना उनका कैंपेन का दौर रहा पिछले 1.5 साल में, लगभग उन्हीं वैसी वही भावना वही है और दिशा भी लगभग वही है। उन्होंने उस बात को दोबारा दोहराया है और साथ में ये भी कहा है कि अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब मेक इन अमेरिका जो है, कुछ लगभग वैसी जैसे हम मेक इन इंडिया देश में चला रहे हैं। और साथ में ये कि पूरी दुनिया के अंदर जिस हिसाब से अमेरिका का प्रभाव कम हुआ था, उसका आर्थिक प्रभाव कम हुआ था, उसका कुल मिलाकर के जो मैन्युफैक्चरिंग की जो उसकी ताकत थी वो कम हुई थी और कुल मिलाकर जो एक ब्रेन पावर थी वो कम हुई थी, कि उसको वो मजबूत करेंगे। कुल मिलाकर के सारी वो बातें जो कि वो कहते रहे और साथ में अमेरिकी जो जनता है उसको, जो वो उनके वोटर खासतौर से जो कोर कंस्टिट्यूएंसी है, उसको उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब मैं जीतने के बाद भी मैं वही डोनाल्ड ट्रंप हूं और मेरा मकसद वही है और मेरी दिशा वही है, मेरा मैनिफेस्टो वही है और मेरे वादे वही है। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी कि जो कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हैं या जो कुछ
ये कहते हैं भाई अब राष्ट्रपति बन गए, अब आपको खास तरीके से बोलना चाहिए, अब आपकी भाषा खास होनी चाहिए, आपका अंदाज खास होना चाहिए। उन्होंने सबकी कोई परवाह नहीं करी, वो ठीक उसी तरीके से बोले जैसा वो कैंपेन में बोले थे। लेकिन सर आपको याद होगा इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस को ब्रीफ किया था, उस दिन भी हम और आप बात कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने फार्मा कंपनीज की रीबिडिंग की बात कही थी और उस दिन भी कमोबेश यही अंदाज था। तो आपने कहा था कि यहाँ कुछ कंसर्न्स इस स्पीच से निकल कर आते हैं। आज तो जिस तरह से साफ तौर पर उन्होंने कह दिया बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, और कहा कि पहले अमेरिका में जो हो उसका हम इंटरेस्ट पहले देखेंगे, क्या यहाँ से हम जो आउटसोर्स करने वाली जो सेक्टर्स हैं हमारे, उनके लिए चिंता की बात शुरू हो जाती है? नहीं, देखिए जो उन्होंने कहा उनका असली मकसद है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अगर अमेरिका को ग्रेट बनाना है तो उसके लिए उन्होंने $1 ट्रिलियन तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने की बात करी है, और साथ में ये कहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था का वो पुनः निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा बंदरगाह का निर्माण दोबारा करेंगे, सड़कें बनाएंगे हम, ये पूरे उन्होंने एक लिस्ट दी है। और वो सब करने के लिए जो अमेरिका को चाहिए वो संभव नहीं है जब तक नई टेक्नोलॉजी, ब्रेन पावर और IT पावर, तो चाहे वो कुछ भी कहें, लेकिन बिना इंडिया की ब्रेन पावर के, बिना इंडिया की IT पावर के, वो जो आज सारे उन्होंने जनता को वादे किए वो पूरे ही नहीं कर सकते। वो जब तक कि उसमें, बल्कि मेरा ये मुझे लगता है जो उनका मकसद है जिस हिसाब से वो अमेरिका का पुनः निर्माण करना चाहते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, उससे बल्कि भारतीय कंपनियां, चाहे वो IT की हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल जो वर्क करती है वो हो, कंसल्टिंग हो, और जो मैन्युफैक्चरिंग वाली है वो, उन सबके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वालों सबके लिए अमेरिका में नए दरवाजे खोलेंगे। ये जो उनका कहना है, इसका मतलब उनका ये संभव ही नहीं है कि अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था। लेकिन सर इस बात को कैसे माने जब वो अपने पूर्ववर्ती सभी राष्ट्रपतियों को कटघरे में खड़ा करते हैं, और जब वो कहते हैं कि आज से पहले आपके लिए कुछ नहीं किया गया अमेरिकन लोगों के लिए, और उन सभी सरकारों में इंडिया की IT इंडस्ट्री को काफी सपोर्ट मिला वहां पर, उन सब को कहते हैं कि आपसे, आप मिडिल क्लास से आपकी वेल्थ छीनकर वर्ल्ड वाइड बांट दी गई, तो इसका मतलब क्या निकाले हम? नहीं, देखिए उसमें हमको दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक तो ये देखना पड़ेगा उन्होंने कैबिनेट कैसे बनाया। कैबिनेट में उन सारे लोगों के आए हैं जो सब ग्लोबल माइंडेड है। अमेरिका के नए विदेश मंत्री कौन है? एक्सन मोबिल, दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी, उसके अध्यक्ष। उनके डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? उन्होंने एक भारतीय मूल की महिला को जो है कैबिनेट रैंक दे करके और यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर बना के भेजा है। हमको ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो अपने आसपास का जो सारा ताना बाना बुना है वो कितना ग्लोबल माइंडेड है। और दूसरी, अमेरिका की $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। वो इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उसके तार ना कनेक्टेड हो। इससे अगर थोड़ा बहुत डरने की बात है तो वो चीन को है, क्योंकि चीन जो है वो फैक्ट्री है टू द वर्ल्ड। लेकिन भारत जैसे देश जो है उनके लिए कतई कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे लगता है जो वो $1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं उससे भारत को फायदा ही होगा। लेकिन हाँ, सिर्फ जो मुझे डर लगता है वो सिर्फ एक बात का, वो ये है कि जिस हिसाब से वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर की पूंजी जो है वो हर सेक्टर में, चाहे वो ऑयल एंड गैस के अंदर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और या स्पेस हो, टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, सब वो पूंजी अमेरिका की तरफ जाएगी, क्योंकि वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ज्यादा आकर्षित उनको लगेगी। और भारत जैसे देश जिनको मेक इन इंडिया से लेकर के हर चीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय पूंजी की जरूरत है, जब पूंजी अमेरिका की तरफ जाएगी तो भारत जैसे देशों को एक चीज और जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा मिस्टर तनेजा, और मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी कमेंट करें, क्योंकि भारत भी टेररिज्म से पीड़ित रहा है और उन्होंने साफ कहा है कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को उखाड़ फेंकेंगे। क्या इससे भारत को थोड़ा सा राहत की साय ऑफ रिलीफ मिलती है, क्योंकि भारत को भी टेररिज्म उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका जैसे देश की जरूरत होगी? देखिए, अमेरिका जो है टेररिज्म के खिलाफ काफी दिनों से लड़ाई लड़ रहा है, और अमेरिका की जो भूमिका अफगानिस्तान में रही, उन्होंने तालिबान को वहां से उखाड़ के फेंक दिया। हालांकि तालिबान दोबारा मजबूत हो गए, वो एक अलग कहानी है। तो अगर अमेरिका वहां नहीं आया होता और उसने तालिबान को वहां से ना हटाया होता तो आज भारत का डिफेंस जो बजट है वो कम से कम 30% ज्यादा बढ़ाना पड़ता। तो कुल मिलाकर, लेकिन यहाँ मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, मेरी पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि उनका जो नजरिया है, जिस हिसाब से वो इस्लामिक टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं, और जो भारत का नजरिया है, दोनों में थोड़ा फर्क है। हमारा ये, मुझे लगता है कि भारत, चूंकि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या जो मुस्लिम पॉपुलेशन वर्ल्ड की वो भारत के अंदर है, हमको काफी तजुर्बा है इस्लाम को लेकर के, और कुल मिलाकर के ये भी कि इस्लाम से कैसे डील करना चाहिए, चाहे वो भारत के अंदर हो या भारत के बाहर। मुझे लगता है कि उस मुद्दे पे अगर वो भारत जैसे देश में थोड़ा संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, शायद उनकी जो रणनीति है वो और बेहतर बन पाएगी। क्योंकि रणनीति इस मकसद को ऐसी होनी चाहिए जिसको हम लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री भी लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो जो वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन केवल अमेरिका का, वो साफ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अमेरिका से बाहर हम देखते भी नहीं कि हमारी वजह से किसी को नुकसान हो रहा है कि किसी को फायदा हो रहा है। सर आप रहिए मेरे साथ, मिस्टर तनेजा आप रहिए मेरे साथ।
मेरे साथ रोविंदर सचदेव है। तो रोविंदर, आप सहमत हैं जो बात यहाँ पर नरेंद्र तनेजा कह रहे हैं कि अमेरिका को अगर ग्रेट बनना है तो भारत जैसे देश की जरूरत होगी उसको? मैं एक्चुअली नरेंद्र जी की बात समझ रहा हूं, बट मैं इस बात से सहमत थोड़ा सा नहीं हूं। पॉइंट इज कि जो अभी बेसिकली अब जो ट्रंप ने करना शुरू करा है, स्क्रू टाइटन करना शुरू करेंगे। अलग अलग जो 10 आप मेन मुद्दे बता रहे हैं ये वो, पर एक जो इनको बैकलैश आएगा वो अमेरिकी कंपनीज खुद ही इस चीज को प्रोटेस्ट करेंगी। ये बात तो नरेंद्र जी भी कह रहे हैं, राइट, इन अ सेंस कि देखिए अमेरिकन कंपनीज को अपना जो प्रॉफिट बनाना है, या अमेरिकन जो कंज्यूमर है उसको जो सामान खरीदना है, उनको भी एक सर्टेन प्रॉफिट मार्जिन और कॉस्ट पे चाहिए। अब एक अमेरिका ग्रेड में अमेरिका के अंदर ही जो बंदा मानो $50 पर आवर की जॉब करके कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, तो उस प्रोडक्ट की कीमत, एक पेन की कीमत मानो कुछ एक्स अमाउंट आ जाएगी। तो वो कंज्यूमर खरीदने के लिए उसकी उतनी तनख्वाह नहीं है कि उतनी कीमत का पेन वो खरीदे। ठीक है ना? सो बेसिकली जो बैकलैश एक आएगा, अमेरिकी कंपनीज खुद, जो अमेरिकन आईटी कंपनीज हैं, फार्मा वाली हैं, जो भी अमेरिकन कंपनीज हैं, जो लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं, वो ट्रंप के इस प्रेशर को रेजिस्ट करेंगी और पुश बैक करेंगी। बट डेफिनेटली ट्रंप की तरफ से प्रेशर आएगा इसको लेकर के। बट मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। रविंदर, आपको रोकूंगा। इस वक्त बहुत बढ़िया तस्वीरें इस वक्त आ रही जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, बताना चाहेंगे। आप देख सकते हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा को यहां पर सी ऑफ करते हुए देख सकते हैं आप। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप के साथ उनकी पत्नी भी वहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीर केवल तस्वीर नहीं, ये तस्वीर बता रही कि अमेरिका में कैसे एक नया युग शुरू हो चुका है। ओबामा एरा जा चुकी है और अब ट्रंप टाइम शुरू हो चुका है अमेरिका में। ये तस्वीर कहीं ना कहीं उसी को बयां करती हुई। राष्ट्रपति ओबामा 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और अब उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने अपनी सत्ता सौंपी है और ओबामा यहाँ पर जाते हुए और ट्रंप आ चुके हैं। एक ट्रेडिशन है ये अमेरिका में, जहां मौजूदा राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति को इस तरह सी ऑफ करते हैं और ये उसी का यहां पर निर्वहन करते हुए, उसी को निभाते हुए डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल की तरफ, फिर से राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का टाइम शुरू हो चुका है। तो रविंदर, ओबामा को तो सी ऑफ कर दिया है ट्रंप ने, लेकिन अब किसको रिसीव करेंगे और किसको सी ऑफ करेंगे, क्या माने? अब तो वो देखिए, एक तो उन्होंने बड़ा पॉपुलिस्टिक, ये जो लेक्चर था, ये जो स्पीच थी उनके, बड़ा एक तरह पॉपुलिज्म टाइप का वो था कि अब पावर आपके हाथ में आ गई इस मिनट से। बाय द वे रियलिटी पे ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट ये बने हैं, एक आम अमेरिकन के हाथ में कोई पावर नहीं आई है। एक अमेरिकन के हाथ में जो पावर होती है वो अपने कांग्रेसमैन और सेनेटर को इलेक्ट करने की होती है, वो अलग पॉलिटिक्स पूरी चलती है। तो इन्होंने एक तरह से अपना फील गुड फैक्टर और पॉपुलिज्म पूरा लाके अपने अमेरिका को एक तरह से पंप अप करने की कोशिश करी है, ठीक है। बट एक आप कुछ और फैक्टर्स देंगे। डिफेंस में वो कहते हैं कि हम अपनी डिफेंस वीक करते हैं और हमने दूसरे देशों को स्ट्रेंथन किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका ने दुनिया भर में जहां भी डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करा है, अपनी प्रोटेक्शन अपने एंगल से करा है। अभी इस समय एक्चुअली मैं कोरिया में बैठा हूं, बाय द वे। कोरिया में, नॉर्थ और साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया को अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट करती इतना बड़ा बेस है। क्यों है? ठीक है, साउथ कोरिया की सेफ्टी के लिए, बट बैक ऑफ द माइंड अमेरिका को अपनी सेफ्टी के लिए है। यूरोप पे अमेरिका ने जर्मनी, नेटो वगैरह को जो फंड्स करे और सपोर्ट करा, किस लिए करा? ये नहीं कि उनको बचे रहे, इसलिए कि कम्युनिज्म और सोवियत कम्युनिज्म पूरे यूरोप को ओवररूल करके अमेरिका के दरवाजे तक ना आ जाए। फिलीपींस में जो अमेरिकन बेसिस है वो फिलीपींस की प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी है, वो तो अमेरिकी पावर को एशियन पैसिफिक में बढ़ाने के लिए। तो इन चीजों में बहुत नुआंसेस हैं जो ये सब चीजें नहीं, ठीक है, लेकिन रविंद्र थोड़ा ट्रेड पर आते हैं। त्रिपाठी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका हर जगह अपना इंटरेस्ट ढूंढता है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ नया नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो उनकी स्टाइल है उस पर हम बात कर रहे हैं। अगर हम देखें, हमारा और अमेरिका का ट्रेड केवल $70 अरब का है, $70 मिलियन का, जबकि अमेरिका और चीन की बात करें तो $700 अरब का इनका ट्रेड है। और हमारा टारगेट था ओबामा के दौरान, शासन के दौरान, कि 2011 तक हम भारत और यूएस का ट्रेड $100 अरब तक ले जाएंगे। वो तो नहीं हो पाया। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि कहते हैं हम डील मेकर, यहाँ पर उम्मीद रखें कुछ ऐसी? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्पीच में तो नहीं, लेकिन इलेक्ट होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक जगह कहा था अपने सहयोगियों के साथ, अपनी टीम के साथ मिलते हुए, और मैं कोट कर रहा हूँ मिस्टर शलभ कुमार को, जो कि इनके साथ रिपब्लिकन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के मेन कैंपेन के दौरान, उनके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि इंडिया के साथ हम अपना वर्तमान जो है द्विपक्षीय व्यापार जो है वो
3 साल में हम 300 करोड़ डॉलर, 300 मिलियन डॉलर ले आना चाहते हैं, 3 गुने से ज़्यादा कराना चाहते हैं। और आपने एक चीज़ देखा होगा, पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल ट्रेड के खिलाफ बोला है, लेकिन वो बायलैटरल ट्रेड के फेवर में हमेशा रहे। उनका ये है कि हम इंडिया के साथ या किसी भी और देश के साथ मिल करके बायलैटरल ट्रेड हम बढ़ाएंगे, वो ठीक है, लेकिन ग्लोबल उसके शिकंजे में, ग्लोबल रूल्स के शिकंजे में फंस के हम नहीं रहेंगे। हालांकि वो कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी करेंगे तो WTO के रूल्स आड़े आ जाएंगे। जैसे कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहा है, उन्होंने कहा फैक्ट्रियां यहाँ से चली गई हैं और फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और हमारे लोग बेकार हैं, हम फैक्ट्रियों को वापस लाएंगे। उनका सीधा इशारा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फिर से बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि सचदेवा साहब ने भी और जैसा कि तनेजा साहब ने कहा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप तभी बढ़ावा दे सकते हैं जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, ताकि कंपनीज़ को, लोकल कंपनीज़ को फ़ायदा उनका बराबर मिलता रहे। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम ना हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो, सेल प्राइस ज़्यादा हो, तो लोगों के पास परचेजिंग पावर हो, जो कि नहीं है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में सेक्टर में भी अभी बड़ी परेशानी होने वाली है। जैसा कि तनेजा साहब ने कहा है, मैं उनसे सहमत हूँ कि IT के और सर्विसेज सेक्टर के बारे में इन्होंने कुछ स्पेसिफिकली नहीं कहा है। और ज़्यादातर एरियाज़ में IT सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर में इंडियंस हैं। और इसमें अभी अमेरिका को अपनी सेल्फ रिलायंस करने में, प्राप्त करने में अभी समय लगेगा। इसलिए अभी निकट भविष्य में तो हम नहीं कर सकते कि H1B वीज़ा एकदम से स्क्रैप कर दिया जाएगा इंडियंस के लिए और गड़बड़ी हो जाएगी। अभी इनके अटॉर्नी जनरल ने भी यही कहा है एक साक्षात्कार में कि हम H1B वीज़ा तो पूरी तरह ख़त्म नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर लगाम इस तरह से लगाएंगे ताकि कंपनीज उसका मिसयूज़ ना कर सकें, फ्रॉडुलेंटली उसको यूज़ ना कर पाएँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी भी हम आशा नहीं खोते हैं, अभी भी हमारे मन में, भारतीयों के मन में आशा रहनी चाहिए कि हाँ, अभी बात इतनी नहीं बिगड़ी है, भारत की ओर कुछ नहीं कहा गया है। मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रीज़ को कहा के उन्होंने सीधे सीधे चीन की ओर इशारा किया। तो हम ये सोचते हैं कि अभी कुछ दिनों बाद थोड़ा और स्थिति में सुधार, स्थिति जब क्लियर होगी और इनके और सहयोगी इनको और समझाएंगे, इनके वाइस प्रेसिडेंट जिनको कि पॉलिटिकल लाइफ का एक्सपीरियंस है, इनके और सचिव, इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनको पॉलिटिकली तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वर्ल्ड लीडर से मिलने का, पुतिन वगैरह के साथ का काफ़ी एक्सपीरियंस है, और इनके रक्षा सचिव भी इनकी बातें समझाएंगे, तो इनको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ, हिंदुस्तान के साथ हमें कुछ गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ और है इसमें, इनको अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स भी हिंदुस्तान को बेचने हैं। और आप ये देखिएगा, मेरा मानना है कि आगे आने वाले भविष्य में इंडिया का US के साथ डिफेंस रिलेशनशिप काफ़ी बड़ा होगा, डिफेंस प्रोडक्शन काफ़ी बड़ा होगा, जो शायद प्रधानमंत्री मोदी की इच्छाओं के अनुसार भी मेड इन इंडिया के तौर पे आएगा। तो मतलब साफ है यहाँ पर कि उम्मीदें रखनी चाहिए। नरेंद्र तनेजा साहब, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो जी, तो उम्मीदें रखनी चाहिए। और जो मेक इन इंडिया आपकी सरकार का या इस देश की सरकार का जो एक अहम सपना है या कहें फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसको कोई धक्का नहीं लगने जा रहा। नहीं, देखिए गौरव, बात यह है कि जो मेक इन इंडिया भारत का और वो मेक इन अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो फायदे की बात है ना। मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया को, चाइना को कहा जाता फैक्ट्री टू द वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका भी फैक्ट्री बनेगा। जो अमेरिका का पहले एक हैसियत थी वो कम हो गई थी। तो और भारत में भी हमारी यही कोशिश है कुल मिलाकर के पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की निर्भरता चीनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कम हो जाए, और अमेरिका उसमें इतनी बड़ी आकर के अगर जो पहल करता है तो हमारे लिए अच्छी बात है। अभी तक हम कर रहे थे, लोग हमको कह रहे थे ये क्या आप स्वदेशी, क्या पुराने विचार लेकर के आ रहे हो। अब अमेरिका जब ये बात करता है तो कम से कम दुनिया ये तो नहीं कहेगी कि आप पुराने विचारों की बात कर रहे हो, आप फोर्ट्रेस की बनाने की बात कर रहे हो। लेकिन इसमें तो थोड़ा सा हमको ध्यान साथ में ये भी रखना पड़ेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग में आज अमेरिका में संभव हो, मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी, वो रोबोट्स की है। आज जर्मनी जो है वो दोबारा मैन्युफैक्चरिंग वहां रिवाइवल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग हाईटेक है, वो रोबोट से होती है।
अब तो अमेरिका में जो इकोनॉमी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके अंदर कितने जॉब क्रिएट होंगे ये भी देखना पड़ेगा। अमेरिका जो है वो नॉलेज इकोनॉमी में ही उसको फायदा है। और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जो दो छोटा सा एक बार पॉइंट और कहता हूँ, अमेरिका की कंपनी एक्सॉन मोबिल, उनका ज्यादातर बिजनेस कहाँ है? अमेरिका के बाहर है। अमेरिका की कंपनी शेवरॉन ज्यादातर बिजनेस कहाँ है? अमेरिका के बाहर है। अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, उनका ज्यादातर बिजनेस कहाँ है? अमेरिका के बाहर है। एप्पल का ज्यादातर बिजनेस नहीं तो सर आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के कारोबारी रहे हैं और जिस तरह से उनका अंपायर रहा है वो इन बातों को नहीं जानते होंगे, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स 35% से घटाकर 15 से 20% तक लाएंगे, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सर? नहीं, वो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बहुत होशियार आदमी है। जो लोग ये सोच रहे हैं उनको राजनीति नहीं आती या कूटनीति नहीं आती, वो अपनी जो पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है उसको मजबूत रखेंगे, क्योंकि उनका सपना भी है कि उनको सेकंड टर्म भी चाहिए। वो 8 साल के लिए आए हैं, वो कहते हैं मैं 4 साल के लिए नहीं आया। तो वो काम वो करते, लेकिन जहां तक उनके एक्शंस होंगे, वो एक्शंस होंगे वो ये होंगे कि दोबारा वहां जॉब क्रिएट हो, कुल मिलाकर के अमेरिका की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण हो। लेकिन साथ साथ जो है, जो दुनिया के साथ जो अमेरिका का तालमेल रहा है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, रॉ मटेरियल के लिए निर्भर है और बाजार के लिए निर्भर है, उसको वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, बल्कि उनको खुद बढ़ाएंगे। उनकी खुद की कंपनी आप देखिए, उनका पूना में ही 2 प्रोजेक्ट है। तो जो बिजनेस का ग्लोबलाइजेशन नेचर है उसको वो अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन उनकी जो बातचीत है, रेटोरिक है, और जो ये वही रहेगी जो उसको ये मेंटेन करेंगे, क्योंकि इनकी कोर स्ट्रेंथ वही है। हमको ये नहीं बोलना चाहिए, खुद उनकी पार्टी में उनका विरोध होता है, उनकी संसद में उनका विरोध होता है, अमेरिका के बड़े बड़े अखबार उनका विरोध करते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं अपनी बेस चाहिए। उनका बेस एक आम अमेरिकी नागरिक है, और वो नागरिक जिसको लगता है अमेरिका को पॉलिटिशियन ने फेल कर दिया। उनकी पूरी जो आज की स्पीच थी क्या थी? वो एंटी पॉलिटिक्स और एंटी पॉलिटिशियंस थी, कि लोगों के अंदर जो पॉलिटिशियंस को लेकर के घृणा है, नफरत है, चिढ़ है और कुल मिला के शिकायत है, वो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, उसको वो बरकरार रखे। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को जब भी सुने, उनकी बात अलग होगी, उनके एक्शन क्या है उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। आधे एक्शन वो होंगे जो पॉपुलिस्ट होंगे, जिससे वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को पुश करेंगे, आधे वो होंगे जिसकी जरूरत है, जिससे अमेरिका का जो ग्लोबल कैरेक्टर है और ग्लोबल चेहरा है उसको किसी तरीके से चोट ना पहुंचे। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। रोबिंदर मेरे साथ है। रोबिंदर, तो माने यहाँ पर कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत मसालेदार स्पीच दी है राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद और शपथ लेने के तुरंत बाद, लेकिन इतना मसालेदार एक्शन होने नहीं जा रहा है। बहुत कुछ उनको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। नहीं, हो भी सकता है, कुछ चीजों में हो भी सकता है, कुछ चीजों में बेसिकली आप इसे समझिए जैसे स्क्रूज टाइटन होने शुरू होते हैं ना, वो सिस्टम शुरू हो गया। जैसे ट्रेड में ही आप बात कर रहे थे, हम बीच में 2-3 बार हमने जिक्र किया WTO का, पर पता है क्या है? WTO इज नॉट अ होली काउ। कल को या 6 महीने बाद यूएस कह सकता है WTO का हम वी आर वॉकिंग आउट ऑफ WTO, ऑल एग्रीमेंट्स आर आउट, कर लो क्या करोगे आप। यू सी, दैट्स वेयर ही इज हेडिंग। आई मीन दैट्स वेयर दीस इज इट सो सिंपल जैसा आप बात कर रहे हैं कि इस तरह से कह देना? Oh, it can be. Why not? It can be. Why not? I mean, more experts on WTO laws can look into it, but I think UN से आप बाहर जा सकते हैं। US ने यूनेस्को, UN का एक विंग है यूनेस्को, I think all of us know, United Nations Education Scientific Organization, 1970s में US ने यूनेस्को से वॉकआउट कर दिया। They said यूनेस्को को हम recognize नहीं करते, we are out of it. Okay? So similarly, I mean, these are scenarios जो हो सकते हैं, no doubt. But the extreme scenario उससे पहले काफी कुछ आगे पीछे होगा, but this can be, I can predict virtually कि this will be the kind of style that Trump will adopt, कि या तो मैं walkout करता हूं, नहीं तो हमें ये करने दो। ठीक है रोबिंदर, negotiation tactics। ठीक है रोबिंदर, मैं त्रिपाठी साहब, अगर मैं आपसे डिप्लोमेटिकली पूछूं तो एशिया में भारत के लिए अच्छी खबर है डोनाल्ड ट्रंप का आना? देखिए, एक तरह से अभी हम अच्छी खबर कह सकते हैं, लेकिन हमें बड़े कॉशियसली रहना पड़ेगा। अच्छी खबर इसलिए कह सकते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को इरेडिकेट करेंगे, साफ इशारा था कि एशिया में अगर देखा जाए तो एशिया में पाकिस्तान की ओर इशारा था। फिर जैसे उन्होंने ये कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग में हम फैक्ट्रीज लाएंगे, ये सब, इसमें इंडिया एक तरह से बचा, क्योंकि इंडिया की फैक्ट्रीज या इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग उतनी नहीं होती है। फिर उन्होंने कहीं भी H1B वीज़ा के बारे में नहीं कहा। ये भी हमें एक उम्मीद H1B वीजा के बारे में नहीं कहा, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया हाँ कि हम जॉब्स बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन, तो उसमें वीजा के लिए कहने के लिए बाकी कहाँ कुछ बचा। लेकिन हायर अमेरिकन में इसका मतलब भी वही, उन्हीं अमेरिकन को हायर करेंगे जिनके अंदर उतनी। ठीक है सर, मैं आपको रोकूंगा, माफ कीजिएगा। एक तस्वीर हम कुछ अलग टाइप की दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए कैसे दुनिया भर में, खासकर हिंदुस्तान में भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन तक किए गए थे। ये तस्वीरें अब इस वक्त भी आ रही हैं, तस्वीरें आप देखिए कैसे लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप
की तस्वीरों पर माला चढ़ाकर उनकी पूजा तक की। और ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप की फैन फॉलोइंग दुनिया भर में है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी बातों के लिए और अपने स्टाइल के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया भर में अपने फैंस बना चुके हैं। और उन्हीं में से एक तस्वीर ये देखिए जहां डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन किया गया, डोनाल्ड ट्रंप की पूजा की गई। और मकसद क्या था ये तो नहीं पता इन लोगों का, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं। लेकिन फिर भी हम मुद्दे पर लौटते हैं। त्रिपाठी साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने ये भी कहा बाई अमेरिकन हायर अमेरिकन, तो वो तो मैंने बता दिया कि मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम होगी। और फिर जैसे हमें ये मान के चलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में इंडिया का यूएस के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन बढ़ेगा। और चूँकि डोनाल्ड ट्रंप बायलैटरल ट्रेड के हामीदार पक्षधर माने जाते हैं, इसलिए भारत के साथ डिफेंस में यहाँ पर चीज़ें मेरे ख्याल से ज्वाइंट वेंचर की चीज़ें आएंगी, ज़्यादा तेज़ी से आएंगी। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी जिसके बारे में मैं आशान्वित हूँ। हाँ, वही जैसे मैंने कहा, रिपीट किया कि वीज़ा के बारे में हो सकता है अभी, लेकिन कुछ हम कह नहीं सकते डेफिनेटिवली कि क्या होगा। तो कुल मिला के तस्वीर ये बनती है कि अभी तक जो स्पीच आई है उस हिसाब मैं एक बार फिर से वो लाइन यहाँ पर दोहरा दूं और मेरे पास समय कम है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जवाब के साथ, तनेजा साहब मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा, अपने जवाब के साथ उन 4-5 मुद्दों पर भी फोकस करिए। वो पॉइंट्स हमारे बुलेट पॉइंट्स हमारे दर्शकों को बताइए जिन पर आप कहते हैं कि आपके मुताबिक इस पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एवरी डिसीजन ऑन ट्रेड, ऑन टैक्सेस, ऑन इमिग्रेशन, ऑन फॉरेन अफेयर्स विल बी मेड टू बेनिफिट अमेरिकन वर्कर्स एंड अमेरिकन फैमिलीज। We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, stealing our companies and destroying our jobs. सर, इस पैरा को आप अगर यहाँ पर अपने हिसाब से व्याख्या करते हुए और 4-5 बुलेट पॉइंट्स जो हमें दर्शकों को बताने के लिए कि इस पर फोकस होना चाहिए। देखिए गौरव, पहली तो इन्होंने कौन सी नई बात करी, अमेरिका भी यही तो करता आया है। अमेरिका ने अपने यहाँ ही जॉब क्रिएट करने के लिए, चाहे डिफेंस की डील हो, तमाम और चीज, तो अमेरिका तो यही करता है। लेकिन उसमें कुछ खाली मैन्युफैक्चरिंग उनको थोड़ा नुकसान हुआ, वो तो तमाम विकसित देशों को हुआ था, खाली अमेरिका को नहीं हुआ था। अब उसको वो पुनः निर्माण करेंगे वो बात अलग है। तो कोई इन्होंने ऐसी बात नहीं कही जो करने इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। पहले भी अमेरिका यही करता था, अब उस पर ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की मोहर लगा देंगे, काम वही होगा। अच्छा, दूसरी 3 चीजें सबसे बड़े बिंदु है जिनकी मैं बात करूंगा, जिस पर हमको गौर करना होगा। उनकी जो टीम उन्होंने साथ में ली है, वो टीम ऐसी है जो अपना काम करेगी, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना कहते रहेंगे। और उनकी टीम वही है कि काफी हद तक वो कन्वेंशनल है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कन्वेंशनल है, लेकिन टीम जैसे कि उनके विदेश मंत्री से लेके रक्षा मंत्री से लेकर के तमाम टीम जो है वो कन्वेंशनल है। तो बहुत ज्यादा जो है वो कोई एक्सट्रीम में जाएंगे मुझे नहीं लगता। दूसरा पॉइंट, जो ग्लोबल ऑर्डर बना हुआ है उसके अंदर अमेरिका जो है चीन से टकराएगा, और जो उनकी असली टक्कर होने वाली है वो चीन से होगी। और तीसरा का मेरा फाइनल पॉइंट है वो ये है कि कुल मिलाकर के उनकी जो अर्थव्यवस्था वो इस तरीके की होने वाली है कि जो अमेरिका की सुप्रीमेसी है उसको मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिकली और कल्चरली और मिलिटरीली भी कन्फ्रंटेशन होगा, लेकिन उसका मुख्य कन्फ्रंटेशन वो चाइना से होने वाला है। थैंक यू सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंदर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कोरिया से जुड़े स्काइप पर, बहुत शुक्रिया आपका। और सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप एरा शुरू हो चुकी है, ट्रंप टाइम शुरू हो चुका है, और अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस वर्क स्टाइल क्या हो गया। अभी तक तो स्पेकुलेशन था, अब यहाँ पर एक्शन का टाइम है और डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ करेंगे उसके बारे में आपको लगातार हम बताते रहेंगे। फिलहाल ट्रंप की ताजपोशी हमारा खास कार्यक्रम बस इतना ही। नमस्कार।